हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद एक ही वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे। ये आपका एक फास्ट यानी क्विक रिवीजन होगा अनुच्छेद का, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आर्टिकल्स 395 है, लेकिन अगर इसको अमेंडमेंट के साथ अगर देखा जाए जितने अमेंडमेंट हुए हैं तो फिर ये 448 से भी अधिक अनुच्छेद हो गए। लेकिन इसके बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, इसलिए कितने अनुच्छेद बताए जाते हैं 395, ठीक है। आइए इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपका संविधान के जो अनुच्छेद है उनका फास्ट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं संघ एवं उसका क्षेत्र। सबसे पहले क्या आएगा, संघ एवं उसका क्षेत्र। ठीक है, संघ एवं उसके क्षेत्र, ठीक है। इसमें देखेंगे फर्स्ट जो आर्टिकल है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरे जो आर्टिकल है उसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है, ठीक है। क्या है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। जब नए राज्य का प्रवेश करेंगे या स्थापना करेंगे, भारत में कोई अदर जो राज्य आएगा, ठीक है, जैसे हम विजिट करें या अदर कोई राज्य को मिलाएं, तब ये आर्टिकल आएगा 2, क्योंकि 2-3 में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। और थर्ड आर्टिकल में क्या है, नए राज्यों का नाम और वर्तमान में राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन, ठीक है। जो 2 राज्यों को मिलाकर अगर नया राज्य बनाया जाना है यानी कि भारत के अंदर ही, ठीक है, नए राज्यों के क्षेत्रफल में विस्तार करना है या दूसरे राज्य के क्षेत्रफल को काटकर बनाना है, ठीक है, उनकी सीमा में कोई परिवर्तन करना है, तब ये आर्टिकल क्या आएगा, थर्ड आएगा, ठीक है। ये भारत के अंदर ही होगा, अपने अंदर ही के जो राज्य हैं उनको काट छाट के दूसरा राज्य बनाना, ठीक है, 2 से मिला के 2 राज्य बनाना या राज्यों के सीमा में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, ये होगा आर्टिकल 3 में आएगा। लेकिन आर्टिकल जो 2 है ये आएगा नए राज्यों का जो प्रवेश होगा, जो बाहर से जब राज्य आएंगे उनका प्रवेश स्थापना होगी, तो आर्टिकल 2 में आएगा, ठीक है। आर्टिकल 4 में क्या है, पहली और चौथी अनुसूची से अब ये बताएंगे, ये जो 2 का है ये निरस्त हो गया, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 4 में क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुशांसिक और पारमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई विधियां हैं, ठीक है। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां हैं वो आर्टिकल 4 में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नागरिकता, सिटीजनशिप है, ये देखेंगे आर्टिकल 5 से लेकर, ठीक है, आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, ठीक है। 5 में सबसे पहले क्या आएगा, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6 में क्या है, अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार हैं, ठीक है। 7 में क्या है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले, जो भारत से पाकिस्तान गए, ठीक है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 8 में क्या है, अनुच्छेद 8 में क्या है, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं, ठीक है। आर्टिकल 9 में क्या दिया गया है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, ठीक है। और 10 में दिया गया है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। और 11 में दिया है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, ठीक है। ये इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, एक तो 2/3 अगर हम इसमें लगाते जाएंगे आपको, ठीक है, या तो ये दूसरा, ठीक है, या थर्ड, 1 मिनट बच्चे, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। अगर जिसमें राउंड लगा दें, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, जिसको हम इस तरह से गोल घेरे में कवर कर दें, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा बार बार पूछा जाता है, उसको आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मूल अधिकार। 12 में क्या है, परिभाषा है, ठीक है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं, हमेशा ही आते हैं, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। 12 में क्या है, परिभाषा है, किसकी परिभाषा, राज्य की परिभाषा। और 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, ठीक है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन करने का टाइम नहीं बच्चे, नहीं तो पूरा हम बताते हैं एक एक आर्टिकल का, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये क्लास है, सिर्फ आर्टिकल्स को हमें करना है, नहीं तो ये क्लास 5-6 घंटे की फिर हो जाएगी, ठीक है। 1 घंटे के अंदर ही हमें क्लास करनी, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। इसको हम जूम कर लेते पहले। ठीक है, कहाँ पे थे बच्चे हम, हाँ 13 तक हो गए थे,
आर्टिकल चलते हैं 14 में। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। ठीक है, ये 15 ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 में है अस्पृश्यता का अंत है, यानी कि अनटचबिलिटी। अनटचबिलिटी, ठीक है, ये बहुत बार आया है। ठीक है, ये बहुत ही बार क्वेश्चन आया है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि आप हमेशा ये पूछ लेता, पता नहीं आयोग का क्या है इससे इतना संबंध बन गया कि पूछ लेता हमेशा अस्पृश्यता का अंत कौन से आर्टिकल में दिया गया है। ठीक है, अनटचबिलिटी का किस आर्टिकल से संबंध है, तो किससे है, आर्टिकल 17 से। ठीक है, 18 में क्या दिया गया, आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 में क्या है, वाक की स्वतंत्रता आदि बेसिक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, वाक स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 20। ठीक है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है 21 सभी जानते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी वाला ये एक्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और 21 का यानी कि 21A। ठीक है, 21A है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ठीक है, क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे ठीक है, 22 में क्या है, यहाँ पे इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, 22 में क्या आर्टिकल में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 23 में है बलात्श्रम और मानव के दुर्व्यवहार का निषेध है। ठीक है, बलात्श्रम और मानव के दुर्व्यवहार का निषेध है। 24 में क्या है, कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध है। 25 में अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, बहुत बार आया है, अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। 27 में है, आर्टिकल 27 में है किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में इनकी शुल्क से संबंधित है। ठीक है, किसी भी धर्म विशेष के अगर कहीं पर शुल्क लग रहा है, ठीक है, उससे संबंधित है। 28 है निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। और 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है, 31 में जो था संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण था। ठीक है, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण था, यानी कि संपत्ति का अधिकार, इसको निरस्त कर दिया गया है। इसे अब क्या बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया है। और ये भाग 12 में है, पार्ट 12 में है। ठीक है, और कुछ आर्टिकल में 300A में है। ठीक है, 300A में है। अभी 31A में क्या है, 31A में है संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31B में है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमानीकरण। 31C में है, ठीक है, 31C में है कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो होगा वही पढ़ाएंगे। 31D में देखेंगे, ये है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव। ठीक है, ये निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, ये निरस्त कर दिया, इसे नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये ठीक है, ये इसे निरस्त कर दिया, हम यहाँ क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 32 सभी जानते हैं, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को परिवर्तित कराने के उपचार। ठीक है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक है, आपके अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी निरस्त है, इसे नहीं पढ़ेंगे। 33 में क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपरांत करने की संसद की शक्ति। ठीक है, संसद की शक्ति दी गई है। 34 में है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्वहन, ये इंपॉर्टेंट नहीं। 35 है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 31 तक। ठीक है, 30 और फिर 31 है और यहाँ पे 32। ठीक है, 31 निरस्त कर दिया, इससे अब भी पूछता है कि ये कहाँ, ये कौन सा अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राज्य के नीति के निदेशक तो DPSP डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 36 में है
परिभाषा है। 37 में इस भाग में अंतरिक्ष तत्वों का लागू होना है। 38 में देखेंगे राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। 39 में है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है। 39 ए में देखेंगे क्या है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, ये किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। 40 में तो सभी को पता है ग्राम पंचायतों का संगठन है। और 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का। बाइलैंग्वेल क्लास अभी नहीं हो पाई है, ठीक है, बाइलैंग्वेल नहीं हो पाई, कोशिश करेंगे आगे चल के बाइलैंग्वेल भी कर देंगे। 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। आर्टिकल 42 में देखेंगे, आर्टिकल 42 में दिया गया है काम की न्याय संगत। यहाँ पे देखेंगे 41 और 42 में लोग अधिकांश कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 42 है काम की न्याय संगत और मानवीचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ठीक है, प्रसूति सहायता का उपबंध याद रखना। और ठीक है, 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। ठीक है, और 42 में प्रसूति सहायता का है। ठीक है, 43 में क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है, जितने वो निर्वाह कर सके, निर्वाह मजदूरी के बारे में बताया गया। ठीक है, 43 ए में क्या है, 43 ए में क्या है, अभी 39 ए में बताया था, क्या था, 39 ए में सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता थी। 43 ए में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, ये कई बार पूछा गया। और 43 बी में क्या है, 43 बी में है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या है, सहकारी समितियों का बढ़ावा देना। और ये कब 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा से ऐड किया गया था। 44 में क्या है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता है। ठीक है, ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता है, यूसीसी। ठीक है, 45 में है क्या है, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को उपबंध। नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अधिकार है। 47 में है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का अधिकार है। 47 है पोषाहार से संबंधित है। 46 है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इनके वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, आपको पता होगा डीपीएसपी के तहत आपके अगर कोई भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप सीधे न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, ये क्या है, इनफोर्सेबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 48 है कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, कृषि और पशुपालन का संगठन किसमें, 48 में। अगर 48 एक ही बात करें, 48 एक ही बात करें तो पर्यावरण का संरक्षण है और संवर्धन है। ठीक है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन है, वन तथा वन्यजीव की रक्षा है। ठीक है, 49 में क्या है, आर्टिकल 49 में है राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनके संरक्षण के लिए 49 का भी इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी। और 50 में है, इसलिए हम इसको सभी पढ़ा रहे हैं कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी है। ठीक है, इससे सभी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, सभी आर्टिकल से जिसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है। ठीक है, ये है 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, सरदार सरोवर सिंह समिति के सिफारिशों से जोड़ा गया था। 51 का में यानी 51 ए में है ये। ठीक है, 51 ए में है ये मूल कर्तव्य। ठीक है, इसका एक ही अनुच्छेद है 51 ए। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। 52 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया। 53 में क्या बताया गया, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में क्या बताया गया, 54 में बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये सब आर्टिकल से बच्चे। ठीक है, आर्टिकल से सारे क्या है, अनुच्छेद है। अनुच्छेद बार बार बोलने से अच्छा हम नंबर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज ना होना आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 54 में, जो आर्टिकल 54 है इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन पूछा जाता है, किसमें है, हमेशा पूछा जाता है 54 में, याद रखना किसमें, राष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें, 54 में। इससे जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इससे संबंधित आर्टिकल्स जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 55 में क्या, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति होगी। ठीक, किस तरह से उनका निर्वाचन किया जाए। और 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि। ठीक है, 57 में क्या, पुनर्विचार के लिए पात्रता है। और 58 में दिया गया है, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हता है। और 59 में दिया गया, आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या होगी। और आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान ओथ का है। ठीक है, किस तरह से ओथ लेंगे, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर 61 में देखेंगे, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ठीक है, इम्पीचमेंट है।
इम्पीचमेंट है, ये कहाँ है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है आर्टिकल वो के 61 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट देंगे 62 में क्या है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। जब आकस्मिक अगर पद खाली है तब उसके अकॉर्डिंग पद को अगर भरना है तो आर्टिकल 62 के तहत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 63 है भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। 63 में क्या है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा वाइस प्रेसिडेंट का, जरूर क्वेश्चन एक बनेगा, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल किस में दिया, 63 में, ठीक है। आर्टिकल 64 में है उपराष्ट्रपति के जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, ठीक है, ठीक है। 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होती है। अगर आपसे पूछा जाए वाइस प्रेसिडेंट है तो वो क्या होता है, राज्यसभा का सभापति भी होता है, ठीक है, पदेन सभापति होते हैं। ये किस आर्टिकल में, तो किसमें, 64 में है। और 65 में क्या है, 65 में है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसके ये जब, ठीक है, जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है उस पद पर उपराष्ट्रपति जब काम करता है, ठीक है, जब पद खाली होता है उनके कार्यभार के रूप में जब काम करता है, तो आर्टिकल 65 में बताया गया। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें है, 66 में, हाँ, ठीक है, 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति की पदावधि है, ठीक है, पदावधि है। 68 में क्या है, उपराष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 69 में क्या, ये इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रतिज्ञा, शपथ है। 69 में क्या है, ओथ है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट की ओथ है। 70 में क्या है, अन्य ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कृत्यों के निर्वाह 71 में, ठीक है, ये नहीं इंपॉर्टेंट, जो होगा वही करवाएंगे, ठीक है। ऐसे तो आर्टिकल 395 है, ठीक है। अच्छा, ये 70 है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, ठीक है, जब कोई इमरजेंसी होती है उसमें राष्ट्रपति की जो कार्यों का निर्वहन करते हैं वो 70 में। 71 में क्या है, ठीक है। 72 देखते हैं, 72 में क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति दी है, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमा दान की जो शक्ति है वो किस में है, आर्टिकल 72 में है, ठीक है। और 73 में क्या है, संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी कौन से आर्टिकल में बताइए जरा। जो भारत का महान्यायवादी होगा वो किस में है, आर्टिकल 76 में है, आर्टिकल 76 में। 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये कई बार पूछा गया है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया, 74 में। और 75 में क्या है, 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है, ठीक है। और 78 में, आर्टिकल 78 में बताया गया कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य होंगे वो आर्टिकल 78 में बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं पार्लियामेंट यानी संसद। 79 में क्या है, संसद का गठन, ठीक है, 79 में क्या है, संसद का गठन है। आर्टिकल 80 में है, राज्यसभा की संरचना है, ठीक है। 81 में है, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना है। 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन है, ठीक है। 83 में देखेंगे संसद के दोनों सदनों की अवधि क्या होगी, ये बताया गया। आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता क्या होगी। आर्टिकल 85 में देखेंगे संसद के सत्र 17वां और विघटन, ये याद रखेंगे। 85 में क्या है, संसद के सत्र 17वां और विघटन, ठीक है। 17वां सत्र कितने होंगे संसद के, 17वां क्या होगा और कब विघटन होगा, ये सारा है आर्टिकल 85 में, ये पूछा गया है, ठीक है। 86 में क्या है, संसद के अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है, 86 में। और 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है। आप देखेंगे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, अब वो है आर्टिकल 87 में। ये क्वेश्चन पीसीएस में आया है, एक मिनट इसको रेज करेंगे, ठीक है। 87 में है विशेष अभिभाषण, ये कब होता है, प्रत्येक इलेक्शन की जब पहली बैठक होती है, ठीक है, जब इलेक्शन चुनाव हो जाता है उसके बाद जब संसद की पहली बैठक लगती है तब वो राष्ट्रपति एक विशेष अभिभाषण देते हैं, वो आर्टिकल 87 के तहत, ठीक है। और अब अगर कोई लोकसभा विघटित हो जाती है, ठीक है, लोकसभा कोई विघटित होती है, विघटन के बाद जब पहली बैठक होगी, ठीक है, तो वो प्रत्येक, यहाँ पे देखेंगे प्रत्येक साल की पहली बैठक,
ठीक है, प्रत्येक साल की नए साल के बाद पहली बैठक पर राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। और नई निर्वाचित लोकसभा, ठीक है, नई निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक पर अभिभाषण देते हैं, विशेष अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, वो है आर्टिकल 87 में। ठीक है, याद रखिएगा। 88 में क्या है, आर्टिकल 88 में क्या है, ठीक है, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के क्या अधिकार होंगे, ये दिया गया। आर्टिकल 89 में राज्यसभा तथा सभापति और उपसभापति ये बताया गया। ठीक है, आर्टिकल 90 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखेंगे। हाँ, आर्टिकल 93 में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, 93 में क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। 94 में है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना, ये सारी रीत है 94 में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 95 में। दिया गया अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति। 96 में है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसकी पीठासन यानी पीठासीन ना होना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते हैं। ठीक है, 97 में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते दिए गए। ठीक है, 99 का याद रखना है। 99 आर्टिकल में सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। ठीक है, ठीक है, 102 इंपॉर्टेंट है। 102 में है सदस्यों के लिए निर्हताएं क्या होगी। ठीक है, सदस्यों के लिए जो निर्हताएं होंगी वो क्या होंगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 105 में क्या है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 105 में संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार। ठीक है, ये है विशेषाधिकार, ये कई बार पूछे गए हैं। संसद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनके सदस्य की जो शक्तियां हैं, उनके विशेषाधिकार हैं, वो आर्टिकल 105 में है। और सदस्यों के वेतन भत्ते 106 में है। ठीक है, 108 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 108 है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक है। और 109 में क्या है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। ठीक है, विशेष प्रक्रिया है, परिभाषा नहीं है। 109 में क्या है, धन विधेयक के मनी बिल है, उसकी विशेष प्रक्रिया। और 110 में धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, 110 में है मनी बिल की परिभाषा है। ठीक है, और 111 में ये सारे इंपॉर्टेंट है। 111 विधेयक पर अनुमति है। ठीक है, 112 पर है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण है 112 में पूछा गया है। 111 में विधेयक पर अनुमति है। ठीक है, 113 में संसद के प्राक्कलन से संबंधित प्रक्रिया है। और 114 में क्या है, विनियोग विधेयक। ठीक है, विनियोग विधेयक। ठीक है, आप लोग जल्दी से करेंगे, हम ऐसे कोई आर्टिकल्स वही पढ़ाएंगे जो आते हैं, अदरवाइज नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए देख के पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि कौन इंपॉर्टेंट है तभी हम उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, 117 क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए 117 में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। ठीक है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके नियम बना सकता है। ठीक है, ये है आर्टिकल 123 में। नेक्स्ट देखेंगे उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का देखेंगे 124 में है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उसके गठन के बारे में 124 में दिए सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, अगर उच्च न्यायालय लिखा है तो हाई कोर्ट है। ठीक है, 124A में क्या है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है। ठीक है, 124B में क्या है, आयोग के कार्य दिए गए हैं। 124C में है संसद के कानून बनाने की शक्ति। ठीक है, याद रखना 120 ऑब्लिक में ये सारे पूछे जाते हैं। 124C में क्या है बच्चे,
124C आर्टिकल्स में क्या है, संसद के कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, 125 अगर न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बात करें तो 125 में है। ठीक है, ये सारे एडहॉक जो जज हैं, एक्टिंग जज हैं, ये 126 है, आर्टिकल 127 और 128 तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 126 जो आर्टिकल है इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। ठीक है, न्यायमूर्ति यानी कि न्यायाधीश की नियुक्ति है, यानी कि एक्टिंग जज की बात है। ठीक है, किसमें 126 की। अगर तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी एडहॉक जज की बात करें तो ये किसमें है, 127 आर्टिकल्स में। और 128 आर्टिकल्स में क्या दिया गया, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में जो सेवानिवृत्त हैं न्यायाधीश, जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, उनकी उपस्थिति। ठीक है, याद रखना। एक्टिंग जज की बात करें तो 126 आर्टिकल में है, और अगर एडहॉक जज की बात करें तो 127 में है, जिसे तदर्थ न्यायाधीश बोलते हैं हिंदी में। और अगर बात करें रिटायर्ड जज की तो किसमें है, 128। ठीक है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनकी उच्चतम न्यायालय में बैठकों में है 129 में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की जो बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनकी उपस्थिति होगी, वो आर्टिकल किस में है, 128 में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसमें तीनों में ही राउंड कर दिया है। ठीक है, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 129 है उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 129 में है। ठीक, किसमें है, 129 में है। ठीक है, आर्टिकल अगर देखेंगे 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है। ठीक है, और 131 ये निरस्त है। ठीक है, अब ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे, इंपॉर्टेंट होंगे वही करेंगे। ठीक है, ऐसे तो बहुत आर्टिकल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 139। ठीक है, नेक्स्ट है 139, कुछ रिट निकालने की शक्तियां या उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। ठीक है, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना, वो है आर्टिकल 139। ठीक है, किसमें है, आर्टिकल 139। 139A में है क्या है, कुछ मामलों का अंतरण। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 143 इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है, क्या है, जो राष्ट्रपति है ना, उच्चतम न्यायालय से परामर्श यानी कि एडवाइस ले सकता है, लेकिन वो एडवाइस उन्हें मानना न मानना उन पर डिपेंड है। ठीक है, उनकी ये क्या है, विवेकाधिकार है। ठीक है, वो उनका एडवाइस माने या न माने। ठीक है, ये क्या है 143, इसमें कई बार पूछा गया कि राष्ट्रपति बाउंड है, नहीं है, बाउंड नहीं है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, वो परामर्श ले सकता है, वो डिपेंड है उन पर कि वो उनके परामर्श माने या ना माने। ठीक है, आर्टिकल देखिए 144। ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट थे, नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, भारत का निरंतक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, किसकी बात हो रही, कैग की। किसकी बात हो रही, कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, किसमें है, आर्टिकल 148 में। किसमें है, आर्टिकल 148 में, भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक कैग। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर इसके कर्तव्य के बारे में पूछा जाए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में, तो आर्टिकल 149 में दिया है। ठीक है, अभी तक तो 148 ही पूछ रहे हैं, अगर 149 पूछ लें तो वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, वो भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर देखेंगे। 152 में क्या है, परिभाषा है। 153 में दिया है राज्यों के राज्यपाल होंगे। ठीक है, कि राज्यों के राज्यपाल होंगे। राज्यपाल कैसे हैं, एक राज्यपाल भी एक राज्य के हो सकते हैं, और कई एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। इसे किसे कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और ये प्रेसिडेंट के पश्चात पर्यंत ही काम पे रहते हैं। ठीक है, जब तक उनका इच्छा है, जब तक वो रहेंगे। ठीक है, 154 है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंट करना है राज्यपाल को, वो किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी आर्टिकल्स में है, किस अनुच्छेद में है, ये 155 में है। याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति, गवर्नर के जो अपॉइंटमेंट होगा वो किस में होगा, राज्यपाल की
नियुक्ति होगी 155 में। राज्यपाल की जो पदावधि 156 में होगी। ठीक है, अब आपसे पूछे कि राज्यपाल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएं क्या क्या होंगी। ठीक है, राज्यपाल का अगर आपसे पूछा जाए ओथ का प्रावधान है यानी शपथ लेने का, वो किस में है, वो है 159 में। ठीक है, 159 में याद रखना, 60 में है प्रेसिडेंट का, आर्टिकल 60 में जो ओथ का प्रावधान है वो प्रेसिडेंट का है। अगर 69 में देखें वाइस प्रेसिडेंट का है ओथ का। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का ओथ का है 69 में। और 159 में बात करें तो ये किसका है, गवर्नर का। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 60 में क्या है, प्रेसिडेंट है, 69 में वाइस प्रेसिडेंट है और 159 में है गवर्नर। ठीक है, ये याद रखना, ये कई बार एक साथ ही दे दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। और 161 में क्या है, 61 में ये महाभियोग, अगर 61 कहते तो ये महाभियोग का है, किसका, प्रेसिडेंट का। और 161 में है क्षमा आदि की जो कुछ शक्तियां होती हैं राज्यपाल की, वो 161 आर्टिकल में है। ठीक है, और अगर पार्डन की शक्ति अगर पूछी जाए आपको प्रेसिडेंट की, तो वो है आर्टिकल 72 में। ठीक है, 162 में क्या, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, ठीक है, कौन से। ठीक है, 163 में क्या है, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, बिल्कुल है। 164 में देखेंगे मंत्रियों के बारे में उपबंध है। 165 में राज्य का जो महाधिवक्ता होगा उसके बारे में बताया। ठीक है, 165 में क्या है, राज्यपाल का एक महाधिवक्ता होगा। ठीक है, सॉरी राज्य का, यानी कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अगर आपसे पूछे राज्य का जो महाधिवक्ता है वो कौन से आर्टिकल में है, तो बताएंगे आप 165 में है। ठीक है, 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य होंगे 167 में है। नेक्स्ट देखेंगे राज्य का जो विधानमंडल, राज्य का जो विधानमंडल है देख लेते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर 168 में है, राज्यों के विधानमंडलों का गठन है। ठीक है, राज्यों के जो विधानमंडल का गठन 168 में है। 169 में राज्यों की विधान परिषद का जो सृजन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 169 में राज्य, देखो सभी में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट सभी में नहीं है। ठीक है, ये किस में है, राज्यों में जो विधान परिषद है सभी में नहीं, केवल 6 राज्यों में है। ठीक है, अभी देखेंगे जो विधान परिषद है केवल 6 राज्यों में है। ये किस आर्टिकल के द्वारा सृजन की जाती है, 169। ठीक है, राज्यों में विधान परिषद का जो उत्पादन या सृजन होता है। ठीक है, अगर है तो उसको, अगर उसका अब नहीं रखना है तो 169 के, अगर विधान परिषद बनाना है तो उसका 169 में। ठीक है, 171 में विधान परिषद की संरचना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, 174 में देखेंगे राज्य के विधानमंडल में सत्र, सत्रावसान और विघटन। ठीक है, 174 में देखें राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन का है। ठीक है, और 175 में देखेंगे सत्र या सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है, जैसे कि अभी राष्ट्रपति का था, किसमें था, 87 में था, आर्टिकल 87 में। ठीक है, 176 में है, इंपॉर्टेंट है, 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है। ठीक है, प्रत्येक नए वर्ष के बाद पहला अभिभाषण जो होगा वो विशेष अभिभाषण के दौरान ही विशेष अभिभाषण ही माना जाएगा। और प्रत्येक निर्वाचित विधान सभा या विधान परिषद के बाद जो पहला, ठीक है, यानी विधानसभा के निर्वाचन के बाद जो पहला अभिभाषण होगा, ठीक है, वो होगा विशेष अभिभाषण, वो 176 के दौरान। ठीक है, ठीक है। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। 179 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रिक्त पद और पदत्याग है। ठीक है, 182 में क्या है, विधान परिषद के सभापति उपसभापति हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं है वो उसे नहीं करना है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन विधेयक है, अगर ये राज्य के बारे में बात करी जाए, स्टेट की, राज्य के बारे में, वहां पे हम संघ की बात कर रहे थे, केंद्र की बात कर रहे थे, अब यहाँ राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, राज्य की बात करी जाए तो 199 धन विधेयक की परिभाषा बताता है। ठीक है, मनी बिल की परिभाषा कौन बताता है, 199 आर्टिकल अकॉर्डिंग स्टेट के। ठीक है, और 200 है विधेयकों पर अनुमति।
विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, और धन विधेयक की जो संबंध विशेष प्रक्रिया है 198 में है। ठीक है, और राष्ट्र और जो गवर्नर है आरक्षित रखते हैं 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक होगा, और वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है 202 में। ठीक है, स्टेट का, राज्य का। 204 में है विनियोग विधेयक है। ठीक है, और 205 में क्या है, अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ठीक है, 176 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अच्छा, ये दोबारा कर दिया क्या, हम देखें 176 हाँ, ये दोबारा से हो गया बच्चे। ठीक है, 205 अब यहां से होगा। ठीक है, एक मिनट, कहाँ पे खो गए हैं, एक मिनट बच्चे कहीं, हाँ ये 206 206 है लेखानुदान, प्रत्यनुदान, अपवादन, ये देखना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। 213 है विधानमंडल की जब विश्रांति काल यानी कि जब सत्र न चल रहा हो तब राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। 214 में क्या, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय है, और 215 में है उच्च न्यायालयों की अभिलेख न्यायालय होना। 215 में क्या है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, और 216 में है उच्च न्यायालयों का गठन है। 219 में क्या है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन है, और 221 में है न्यायाधीशों के वेतन आदि है। ठीक है, ठीक है, 223 में क्या है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है, ये राज्य की बात हो रही है। ठीक है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति है। और 224 में है अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। ये भी पूछा जाता है। तो 224A, ठीक है, उच्च न्यायालय में बैठकों में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति के बारे में। ठीक है, और 226 आपको पता होगा, कुछ जो रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति है। ठीक है, और 231 में क्या है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करना। ठीक है, ये व्याख्या थी जो लेकिन अब निरस्त कर दी गई है। ठीक है, निरस्त कर दी गई है इसकी, नहीं ये सही है, एक मिनट बच्चे, ये सही है, इसकी व्याख्या निरस्त करी 232 की। ठीक है, देखिए अधीनस्थ न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय किस में है, 233 में है। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है 233 में है, और 235 में है अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण है और निर्वचन है इसके 236 में, और 207 में कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट हैं उनके अध्याय के बारे में उपबंध है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र। 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो है। 239A में क्या है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों या दोनों का सृजन। ठीक है, और 239AA, ठीक है, 239AA ये दिल्ली के संबंध वाले है। ठीक है, इसमें है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। ठीक है, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है 239AA। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन इससे बने हैं। दिल्ली के संबंध में जो विशेष उपबंध है 239AA। ठीक है, और 239AB ये किसमें है, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध है। अहो क्रॉस लगा दिया मैंने, एक मिनट रुको। ठीक है, ठीक है, 240 में क्या है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए
विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति है, ठीक है। 241 में है संग्रह क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है। फटाफट कर लेंगे, देखा ना हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा। स्पीड में लगा के देख लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है। 243 में क्या है, परिभाषाएं हैं, ठीक है, पंचायतें, ठीक है। 243 में है परिभाषाएं। 243A में है ग्राम सभा, ठीक है। ठीक है, 243A में है ग्राम सभा। 243B में है पंचायतों का गठन। 243C में है पंचायतों की संरचना। 243D में है जो स्थानों का आरक्षण। 243E में है पंचायतों की अवधि। 243F में है सदस्यों की निरताएं। 243G में है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243H में है पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां, उनकी निधियां। 243I में है वित्तीय शक्ति के पुनर्वलन के लिए वित्त आयोग का गठन, आई, ठीक है, ठीक है, आई फिर जे होगा ये। 243 में है पंचायतों के लेखांकन की परीक्षा। जे में है पंचायतों के निर्वाचन। के में है संघ राज्यों को लागू होना, ठीक है। तो ओ तक दिए हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एल है, ये एम है, ये एन, LMNO, यहाँ ओ तक है, ये इधर ये स्किप कर दिया है इन्हें, ठीक है, स्किप कर दिया, यहाँ तक ओ है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है, ये तो इतना संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, म्यूनिसिपैलिटी है, नगर पालिका है, ये कहाँ से है, स्टार्ट है, ठीक है। 243P, ठीक है, 243P से MNO तक है, MNO, फिर ये P से होगा स्टार्ट, ठीक है, P से होगा ना, हाँ, MNO तक यहाँ पे है। ये 243P है, ये हिंदी में है, इसलिए ताता पता क्या लिखने की जरूरत है, इसको उसमें ही लिख दो, कुछ ज़्यादा हिंदी बन रही है। 243P to 243ZJ तक है, ठीक है, P से परिभाषा है, और इस तरह से Q में नगर पालिकाओं का गठन है। इस तरह से पूरा आगे चलता रहेगा। पहले हम इसको लिख दें क्या, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ठीक है, यहाँ तक है। अब देख लो, 243P में है परिभाषाएं, 243Q में है नगर पालिकाओं का गठन, 243R में है नगर पालिकाओं की संरचना, 240 S में है वार्ड समितियों आदि का गठन, T में है 243T आर्टिकल में स्थानों का आरक्षण है, 243U में नगर पालिकाओं की अवधि है, और 243V में है सदस्यों के लिए निहरताएं। W में नगर पालिकाओं की शक्ति, 243X में नगर पालिकाओं द्वारा अधिरोपित शक्ति, उनकी निधियां। Y में है 243Y में वित्त आयोग है, ठीक है। 243Z में है नगर पालिकाओं के लेखाओं की समीक्षा। इस तरह से पूरा हाथ देखेंगे, ZA, ZB, ZG, ZD, ZE, ZT, ZG तक है, ठीक है। निर्वाचन संबंधी मामलों के न्यायालयों के हस्तक्षेप है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सहकारी समितियां, ठीक है। सहकारी समितियां हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है। फिर यहां से हो जाएगा जेड, एक मिनट बच्चे, ठीक है। ये देखेंगे ZT तक है, ZT तक है, ठीक है। ये क्या सहकारी जो समितियां हैं, ये 243 ZH से लेकर 243 ZT तक दिए हैं, ठीक है।
ये सारी परिभाषाएं हैं 243, ये तो इसमें आपको तो नहीं समझना है, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, ये 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है। 244 ए में है असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को संविष्ट करने वाला, ये स्वशासी राज्य बनाने वाला, उसके लिए स्थानीय विधानमंडल का मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन होना। इंपॉर्टेंट नहीं इतना, आइए देख लेते हैं आगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति है 249 में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति जो संसद की है वो 249 में है। ठीक है, और 250 में क्या है, यदि आपातकाल की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है संसद की 250 में। ठीक है, इसमें क्या है, विधि बनाने की संसद की शक्ति है, पर यह राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में। ठीक है, और ये है यदि आपातकाल की उद्घोषणा हो तब। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, आगे चलेंगे। संघ और राज्य प्रशासनिक संबंध है, आइए देख लेते हैं। 256 में है राज्यों की और संघ की बाध्यता। 257 में है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ पर नियंत्रण है। 257 ए में है राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के बलों की तैनाती में सहयोग ही निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, अब नहीं है, इसको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ना ही नहीं है, क्यों दिमाग में फालतू का लोड लेना है। ठीक है, 260 में क्या, भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हाँ, 263 इंपॉर्टेंट, 263 है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अंतर्राज्यीय जो परिषद है वो 263 में है। 260 भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की कार्यपालिका है, और 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों के संबंध में जो संबंधी जो जल विवाद है वो 262 में है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट अब देखेंगे संघ राज्य वित्तीय संबंध, देख लेते हैं क्या होगा। संघ राज्य वित्तीय संबंध 264 निर्वचन है। 265 में विधि के अधिकार के बिना करों का आरोपित न किया जाना है। ठीक है, ठीक है। 266 में है भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे हैं। ठीक है, और 267 में आकस्मिक निधि है। ठीक है, आकस्मिकता जो निधि है राष्ट्रपति जी इसका कंट्रोल रखते हैं, वो 267 में है। 266 में है भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे है, और 264 निर्वचन है। ठीक है, और अगर बात करें 269 आर्टिकल 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं। ठीक है, और 270 में है उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण होगा। ठीक है, ठीक है, और 268 में क्या है, इंपॉर्टेंट है, संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क हैं। ठीक है, ठीक है। 280 में क्या है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। ठीक है, आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है, और 281 में वित्त है। ठीक है, अकेला वित्त का अगर है तो 281 में, 280 में है वित्त आयोग है। ठीक है, ठीक है। 282 में क्या है, 282 में क्या है, संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय। ठीक है, 283 में संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की जो अभिरक्षा की जाती है वो 283 में है, आर्टिकल 283 में। ठीक है, 293 में राज्यों द्वारा उधार लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सरकार के अधिकार और दायित्व कौन कौन से हैं, देख लेते हैं। ठीक है, व्यापार आदि की शक्ति है 298 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आया भी था एक बार। और 294 में है कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकार और दायित्व बाध्यताओं का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार है जो अब बताया था, संपत्ति का अधिकार है जो पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, अब 300 का में कानूनी अधिकार बन गया। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना, ये पहले होता था, अब ये विधि अधिकार है, यानी कि कानूनी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर
भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, ठीक है, 301 में है। वाणिज्य व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है 301 में है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लोक सेवाएं। लोक सेवाएं में देख लेते हैं 308 में निर्वाचन है, 309 में है, 310 इंपॉर्टेंट संघ राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि है। 312 इंपॉर्टेंट है, ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, कई बार क्वेश्चन आया है। 311 में क्या है, ठीक है, ये संघ राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाना, ठीक है। और 312 ए में क्या दिया गया है, कुछ सेवाओं के अधिकारों की सेवा की शर्तों में कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने और उन्हें प्रतिसाहित करने की संसद की शक्ति। और 313 में संक्रमणकालीन उपबंध है, ठीक है, ये तो निरस्त कर दिया था। 314 पूछे तो निरस्त है ये बच्चे। नेक्स्ट देखते हैं लोक सेवा आयोग किसमें, ठीक है, लोक सेवा आयोग किसमें दिया गया है, 315 में है, ठीक है। आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होंगे, ये दोनों के लिए है, संघ और राज्यों के लिए। और 316 में सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि है, इंपॉर्टेंट है। 317 में लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना है। अगर आपसे पूछे अगर लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाना और निलंबित किया जाना किसमें है, 317 में। और लोक सेवा के आयोग की जो व्यय है वो 322 में होगा और प्रतिवेदन जो है 323 में है। नेक्स्ट देखें ट्रिब्यूनल से अधिकरण है, ठीक है, ये किसमें है, 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण है और 323 बी में है, ये अन्य विषयों के अधिकरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, निर्वाचन किससे संबंधित है, आर्टिकल 324 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निर्वाचन जो निर्वाचन है उससे संबंधित है, ये निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन नियंत्रण जो होगा वो आर्टिकल 324 के अंतर्गत होगा। और अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आया 325 में क्या है, यह है धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके लिए किसी भी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा भी किया जाना, ठीक है, 325 में है, ठीक है। 326 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वरिष्ठ मताधिकार के आधार पर होना, ठीक है, ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध थे, ठीक है, 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के संस्थानों का आरक्षण था। 331 है लोकसभा के आंग भारतीय समुदाय का ये अब खत्म कर दिया गया है। 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के स्थानों का आरक्षण है। तीन 338 में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 ए में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगर आपसे पूछे 338 बी में है, ये बैकवर्ड कमीशन है, ठीक है, ये 338 बी में है। 338 ठीक है, 341 में अनुसूचित जातियां हैं, 342 में अनुसूचित जनजातियां हैं, ठीक है। देख लेते हैं राजभाषा, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, कौन सी है, 343 में है संघ की राजभाषा, ठीक है, और 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। 345 में है राज्य की राजभाषाएं या राजभाषाएं हैं, ठीक है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं हैं। 348 में क्या, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में अधिनियमों और जो विधेयक बनाए जाते हैं उनकी भाषाएं कौन सी होगी, उच्चतम न्यायालय की 348 में है, ठीक है। और 350 में क्या है, व्यथा के नियमन में ये नहीं है इंपॉर्टेंट। 350 ए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें क्या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की जो सुविधाएं होगी 350 ए आर्टिकल के अंतर्गत आएगा। और 350 बी में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं आपातकालीन जो प्रावधान है वो किसमें है, 352 में जो आपातकाल उद्घोषणा है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है 352 में, ठीक है। और 353 में दिया है आपातकाल की उद्घोषणा के क्या इफेक्ट होंगे वो, ठीक है। और 355 में आया है जो बाह्य आक्रमण है आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का जो संघ का कर्तव्य है, ये 355 में आया है, ये ठीक है, आया है ये पीसीएस में। और 356 में है राज्यों में
संवैधानिक जो तंत्र है वो विफल हो जाने की दशा में जो बंद हो गई वो 356 में है, ठीक है, राज्य आपातकाल, ठीक है, और 360 है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। ये आया आपात के दौरान आर्टिकल 19 के उपबंधों का निलंबन है, ये आर्टिकल 358 में दिया गया, और 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन है। 360 है ये वित्त आपातकाल के संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विविध प्रावधान कौन से होंगे। 361 में है राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 368 में है संशोधन, ठीक है, संविधान का संशोधन करने की शक्ति है, संसद की शक्ति है संविधान का संशोधन करने की, वो 368 में है। नेक्स्ट देखते थे, अब बस एक पेज ही बचा, अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है। यह है 369 देखेंगे, राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की जो संसद की शक्ति, इस प्रकार अस्थाई शक्ति मानो जो संवैधानिक सूची के विषय में ना हो। 369 में जो 371 है ये निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, विशेष प्रावधान था। 371 देखेंगे, इंपॉर्टेंट है 371, अब एक इसमें एक से प्रावधान लागू है, ठीक है। 371 में है महाराष्ट्र गुजरात राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है, नहीं विशेष प्रावधान नहीं, ये अलग बात है, ठीक है, एक मिनट बच्चों, निरस्त नहीं किया गया, ठीक है। 370 में है जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है। 371 में है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध, हाँ नहीं ये निरस्त कर दिया, हम भी कंफ्यूज हो रहे हैं आज, ठीक है, आज ये निरस्त है, ठीक है। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध है। 371 ए में है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 बी में है असम राज्य के विशेष उपबंध। 371 सी में है मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 डी में है आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, ठीक है। एक मिनट बच्चे इरेजर ले लेते हैं, ये नहीं है, ये सही है, ठीक है। हाँ अस्थायी उपबंध तो है, ठीक है, ये 371 में अस्थायी उपबंध है। 370 में जम्मू कश्मीर संबंध में अस्थायी उपबंध है, यह अस्थायी संकरणकालीन विशेष उपबंध है, ठीक है। 371 में है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में। 371 ए में है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 बी में है असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। 371 सी में है मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, और 371 डी में है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध, और 370 डी ई में है, अरे राम, इसको हम मिटा ही देते हैं, क्या ही दिमाग खराब कर दिया। कहाँ पे है, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा दिए थे। 371 डी ई में है आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ई एफ में है सिक्किम राज्य के संबंध विशेष उपबंध। जी में है EFG मिजोरम के संबंध में, और एच में है अरुणाचल प्रदेश के राज्य संबंध में। आई में है गोवा अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में। जे में है गोवा राज्य के संबंध में उपबंध। अरे यार क्या है, डी क्या लगा रखा है, ABCDEFGHI। आई में है गोवा, आई जे में है कर्नाटक, ठीक है, जे में कर्नाटक राज्य है 371 जे, और 372 ए में है विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ठीक है, ये एक बार रखना, याद रखना। 371 ए नागालैंड, 371 असम, 371 ए में असम, 371 बी में मणिपुर, 371 सी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना, 371 डी में आंध्र प्रदेश तेलंगाना है,
ई में है आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, एफ में है सिक्किम राज्य, जी में है मिजोरम राज्य, एच में है अरुणाचल प्रदेश, आई में है गोवा, जे में है कर्नाटक राज्य। ठीक है, क्या हिंदी, इतना भी शुद्ध हिंदी नहीं लिखना चाहिए यार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध का किसमें दिया गया, उपबंध वो 377 में दिया है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में जो उपबंध है 376 में दिया गया है। ठीक है, बस इतना ही था, कंप्लीट हो गया है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, जितना हो सकता था मैंने करवा दिया। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी, कोशिश करी है कि एक साथ आपको सारे आर्टिकल्स मिल जाएं। ठीक है, बाकी आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, फटाफट रिवीजन करते रहिए। और भी अब हम लेकर आएंगे, ये मेरा जितना भी लंबा वीडियो था उसमें से ये लास्ट ही था। अब लेकर आएंगे तो बहुत हम छोटे छोटे से वीडियो बना के लेकर आएंगे, जिससे 10 या 15 मिनट का। ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।